हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड है क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स का sp3 हाइब्रिडाइज का sp3 हाइब्रिडाइज का ये कौन सा पार्ट है? पार्ट सेकंड है। और इसमें हम लास्ट देखने वाले हैं बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक हाइलाइड होता क्या है? जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुटा रहता है और उस कार्बन के साथ हैलोजन जुटे रहते हैं तो उसे हम बेंजाइलिक हाइलाइड्स का नाम देते हैं। जैसे ये है हमारा बेंजाइलिक हाइलाइड। अब देखिए ये पहला हो गया। और अगर इस कार्बन की बात करें कि प्राइमरी सेकेंडरी है तो ये हमारा प्राइमरी है। जन क्लियर? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हमारा सेकेंडरी और इसी तरह से अगर 3 जुटा है तो टर्शियरी। अब हम बात करेंगे किसका? sp2 हाइब्रिडाइज का। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जनरली कार्बन वाले में होता कहाँ पे है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें विनाइलिक हाइलाइड पहला पढ़ना है। विनाइलिक हाइलाइड। और इसमें क्या स्पेशल क्लास पढ़ना है? sp2 हाइब्रिडाइज। विनाइलिक हाइलाइड में हमें sp2 हाइब्रिडाइज पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कौन? हैलोजन। या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इससे अटैच्ड है कौन? हैलोजन। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम विनाइलिक हाइलाइड्स नाम देते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। बेंजीन रिंग की बात करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे ये जुटा हुआ है। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। या इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह के भी कंपाउंड्स भी हो सकते हैं क्या? हाइलाइट्स। तो ये हमारे कंपाउंड्स जो हैं वो बताते हैं विनाइलिक हाइलाइड। अब हम बात करेंगे एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड का कि एरिल हाइलाइड्स क्या होते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर कोई हैलोजन जुटा हुआ है, बेंजीन रिंग से अगर कोई डायरेक्टली हैलोजन जुटा हुआ है तो उसे हम नाम देते हैं एरिल हाइलाइड। एरिल
हाइलाइड या इसी को नाम देते हैं हैलो एरीन्स। बेंजीन रिंग से ये कोई बेंजीन रिंग है और इससे कोई हैलोजन जुटा हुआ है या कुछ भी है ऐसे CH3 और यहाँ पे Br, तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड होता है। तो क्लासिफिकेशंस में इतना ही। उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, एक दो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आप लोग प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो बेहतर होगा। नॉमेनक्लेचर में जनरली कोई कंपाउंड है जिसके साथ हैलोजन जुटा हुआ है। मान लीजिए CH3, CH2, CH2, Br जुटा हुआ है। तो इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बन कितना है, 1 2 3, देख लेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो एन तो होना ही है। और जो भी हैलोजन्स होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, तो प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं। तो लिख देंगे क्लोरो और 1 2 3, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप और डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, क्लोरो प्रोपेन, ऐसे नेमिंग करेंगे। इसके अलावा अगर सपोज करिए CH3 अगर यहाँ पे जुटा हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें काउंट करके देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन किस पोजीशंस पे जुटा हुआ है। तो हम 1 2 3 काउंट करके चेक कर सकते हैं, या हम इधर से भी काउंटिंग करें तो उसी पोजीशंस को, ये सेकंड सेम पोजीशंस पे आ रहा है तो हम जहाँ से चाहें वहाँ से काउंटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो नेमिंग हो जाएगा, सबसे पहले पोजीशंस को लिख लेंगे 2 और प्रीफिक्स में क्या जाएगा क्लोरो और 1 2 3 तो प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इजन क्लियर। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का नाम लिखना मैं बताता हूँ, जिसमें 1 2 3 4 हैलोजन एक साथ जुड़ गए हों, तब उनका नाम कैसे लिखेंगे। उसमें हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरो और ब्रोमो जुटा हुआ है एक साथ, तो कैसे उसका नाम लिखेंगे, क्लोरो और ब्रोमो। तो C बाद में आता है, B पहले आता है, तो पहले B वाले को लिखेंगे, उसके बाद C वाले को लिखेंगे। ऐसे ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरो ब्रोमो और फ्लोरो जुटा हुआ है, तो सबसे पहले B आता है, उसके बाद C आता है और उसके बाद F आता है। तो सबसे पहले B वाले को लिखेंगे, उसके बाद C वाले को लिखेंगे, उसके बाद F वाले को लिखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं। CH3 Cl, CH2 CH2 Br। तो देखिए काउंटिंग हम नियरेस्ट के तरफ से करते हैं, तो 1 2 3 4 काउंटिंग हमने कर लिया। तो सबसे पहले पोजीशंस पे ब्रोमीन है, ठीक है। सपोज करिए ऐसे नहीं, ये तो आसान हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो देखिए 1 क्लोरो 3 ब्रोमो अगर लिख देंगे तो नाम हो जाएगा गलत। आपको कैसे लिखना है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट,
ब्यूटेन। तो ऐसे इनका नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेट में बी पहले आया है, पोजीशंस को लिखा है, फिर क्लोरीन को लिखा है और फिर उसके रूट वर्ड्स को लिखते हैं और उसके बाद हम बॉन्ड्स को चेक कर लेते हैं। उसके बाद सफिक्स को लगा दिया है, सफिक्स यहाँ पे एन है, प्रीफिक्स हमारा ब्रोमो है और रूट वर्ड ब्यूट है। अब हम आपको बेंजीन रिंग में नाम लिखना सिखा देते हैं और वहीं पे हम आपको आर्थो, पैरा और मेटा भी बता देंगे। आपको क्लास 11th में मैं बता चुका हूं कि क्या होता है आर्थो, पैरा और मेटा, लेकिन एक बार क्विक मैं आपको बताता हूं फिर से कि आर्थो, क्लोरो और मेटा क्या होते हैं। बेंजीन रिंग से अगर कहीं भी कोई हैलोजन जुटा है तो सबसे पहले हम उस हैलोजन्स का नाम लिख देते हैं। तो नाम अगर लिखना हो इसमें तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन एक है तो मैंने फ्लोरोबेंजीन लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें दो होते, सेम कंपाउंड दो जगह जुटे होते, अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका एक नाम हो जाता 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए, अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। आर्थो का मतलब कि 1 और 2 पोजीशंस पे जुटा हुआ है क्लोरीन, ये ट्राइबल नॉमेनक्लेचर्स होता है। तो 1 और 2 पोजीशंस पे है तो यहाँ पे ओ डाई क्लोरोबेंजीन, ओ मतलब आर्थो। अगर 1 और 2 पोजीशंस पे अगर कोई हैलोजन जुटा हुआ है तो उसे आर्थो पोजीशंस बोलते हैं। अब इसके बाद हम आपको मेटा और पैरा पोजीशंस बताते हैं कि क्या होता है मेटा और पैरा पोजीशंस। तो आर्थो को मैं यहीं रहने देता हूं, फिर बना देता हूं मेटा। सपोज करिए कि यहाँ पे Br और यहाँ पे Br जुटा हुआ है, तो एक नाम तो हो जाएगा 1,3-डाई-ब्रोमोबेंजीन, 1,3-डाई-ब्रोमोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन एक नाम और हो जाएगा, मेटा-डाई-ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी एक नॉमेनक्लेचर्स के क्लास में आता है जिसको हम ट्रावल नॉमेनक्लेचर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरा की। अगर 1 और 4 पोजीशंस पे कोई ग्रुप जुटा हुआ है, अगर सेम ग्रुप्स हैं तो उसे हम पैरा पोजीशंस नाम देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से और इसको स्मॉल m से। तो इसका नाम हो जाएगा 1,4-डाई-ब्रोमोबेंजीन या पैरा-डाई-ब्रोमोबेंजीन भी इसे हम लिख सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब कि अगर कोई हैलोजन किसी कार्बन के साथ जुटा हुआ है तो उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा। जैसे ये है तो इस बॉन्ड का नेचर बताना है CX बॉन्ड का, तो हम ये
अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ये हमारा हैलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से वो पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा किसके तरफ, हैलोजन के तरफ। तो हैलोजन पे डेल्टा निगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना है। तो अगर इस तरह का चार्ज आ जाता है तो इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशंस मीन्स पोल डेवलप्स हो जाते हैं, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स भी देखा जाता है, क्योंकि हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पे जो नेचर है इस बॉन्ड का वो पोलराइज नेचर का ये बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ CX बॉन्ड। अब देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे के तरफ आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऊपर से नीचे के तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा तो इस कार्बन से और जो आयोडीन का एटम होगा तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगा वो बढ़ जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ निकालते हैं वो एटॉमिक रेडियाई या बॉन्ड लेंथ उसको हम नाम देते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पे जैसे मान लीजिए कि एक CF है या एक जगह CBr है, तो इसमें दोनों में पूछ रहे हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम। तो इसका जो चार्ट है वो NCERT में दिया हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी, इसको याद रखिएगा। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, बॉन्ड एंथैल्पी। जितना कम बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो ये आपको याद रखना है। ये CX बॉन्ड के नेचर को समझने के लिए ये बात अगर आपको याद रहता है तो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कम है, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं फ्लोरीन के केस में। 139 होता है इसका पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है 139 होती है, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो 452 जूल्स के आसपास होती है। और आयोडीन की बात करें तो बॉन्ड लेंथ होता है 214 और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो आपकी होती है 232। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हो गया, ये छोटा है तो ये बड़ा हुआ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे का रिलेशंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम हैलो एल्केन्स। एल्कोहल से हैलो एल्केन्स बनाना सीखेंगे।